हेलो स्टूडेंट, आई एम रजनी गुप्ता। वेलकम टू साइंस सॉल्यूशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर 3 के प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे। इसके चैप्टर के मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीन वीडियो बने हैं। आप बिल्कुल उनको देखिएगा, जिससे ये चैप्टर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा और ये प्रश्न उत्तर भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। पहला प्रश्न है कि एक अपक्रिया में 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट और 6.0 एसिटिक अम्ल अभिकृत होते हैं। 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और 8.2 ग्राम सोडियम एसिटेट 0.9 ग्राम जल उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। इस अपक्रिया वाला दिखाइए कि यह परिषद द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम में अपन ने बताया था कि अपन क्रिया में जितना द्रव्यमान लेते हैं तो उत्पाद का जो द्रव्यमान होता है वो भी उतना ही रहता है, माना दोनों बराबर रहते। तो आप देखो, अभिकारकों का द्रव्यमान इसे 5.3 और 6.0, तो टोटल कितना हुआ 11.3। तो 5 और 6 11 होता है और टोटल में जो बना है वो भी 11 है। और इसी प्रकार दूसरे का देखो, सोडियम एसिटेट का भी 8.2, 2.2 प्लस 0.9, टोटल 11.3। तो मतलब इसमें क्या, किसका नियम उल्लेख हो रहा है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण नियम में यही बताया गया कि अभिकारकों का द्रव्यमान उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान के अनुसार 1:8 के अनुपात संयोग करके जल निर्मित करते हैं। 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ पूर्ण रूप से संयोग करने कितने ऑक्सीजन गैस के द्रव्यमान की आवश्यकता होगी? तो सीधा हिसाब है कि अपन ने पता है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है 1:8 में संयोग करते हैं, क्योंकि अपन स्थिर अनुपात का नियम पढ़ा था कि प्रत्येक तत्व का एक निश्चित अनुपात में संयोग होके वो बनता है। चाहे अपन पानी अमेरिका से मंगवाएं, चाहे अपन यहाँ से इंडिया का पानी लेके, पानी का जो अनुपात है, जो H2O का जो अनुपात है 1:2। इसी प्रकार जो ऑक्सीजन, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो कितना है 1.8। मतलब 1:8 भी होता है और 1:2 भी होता है। ये 1:8 काय के आधार पर? ये परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। जब 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन से सहयोग करती है तो क्या बनता है? जल निर्मित बनता है। कैसे बनता है? 1 ग्राम, माना हाइड्रोजन का 1 ग्राम मतलब 1 होता है और O का 8 होता है ना। 8 ग्राम 8 और 16 होता है। तो ये 3 ग्राम हाइड्रोजन, तो एक का 1 है, तो फिर 3 ग्राम हाइड्रोजन, वो क्वेश्चन क्या कर रहा है? 3 ग्राम हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन के भी अपन 3 ग्राम कर लेंगे, तो 24 ग्राम ऑक्सीजन से ये सहयोग करेगी। इसी प्रकार 1 ग्राम, तो 1 ग्राम में 8 और ये 24 है, इसका 24 ग्राम ऑक्सीजन का 24 ग्राम, तो अनुपात तो वही आ जाएगा ना, 1:8। ठीक है, वैकल्पिक विधि है ये। उसी प्रकार डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिकृत द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का परिणाम है? तो बच्चों, इसमें ये बताया गया है कि इसमें एक बार और तुम्हें क्लियर कर देती हूँ। इसमें जो अनुपात होता है 1:8 है। तो मैंने 1:8 माना हाइड्रोजन का 1 अणु और ऑक्सीजन का 8 है ना। और जैसे मैंने इसको पार्ट 2 में भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। अब इसी प्रकार से जब 3 ग्राम अपन हाइड्रोजन लेंगे तो हाइड्रोजन का 3 ग्राम होगा, तो ऑक्सीजन का भी अपन 3 ग्राम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ 8 ग्राम ऑक्सीजन का संयोग करती है। अगर 3 ग्राम हाइड्रोजन होगी तो सीधा सीधा हिसाब है, तो ऑक्सीजन कितनी होगी? 24 ग्राम होगी। ठीक है। इसके बाद डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिकृत द्रव्यमान संरक्षण के नियम के परिणाम है? तो इसका क्या है? डाल्टन के सिद्धांत का दूसरा अभिकृत द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का परिणाम है। इस प्रकार ये परमाणु में अभिविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं, जो रासायनिक अपक्रिया में न सृजित होते न विनाश होता है। द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम था कि इसमें क्या होता है, जो भी एक पदार्थ भाग लेते हैं ना तो अपन सृजन कर सकते और ना ही उसका विनाश होता है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का एक कौन सा अभिकृत निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है? तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का 6वां निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है, जो इस प्रकार है, किसी भी यौगिक में परमाणुओं के सापेक्ष संख्या और प्रकार निश्चित होते। जैसे अपन ने पढ़ा था जल का अनुपात 1:8। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 40 के प्रश्न उत्तर। ये आपके प्रश्न क्रमांक है, किताब में जो 40 नंबर डला हो उसके प्रश्न उत्तर है। तो पहला प्रश्न है, परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए। इसे अपन करते हैं एटॉमिक मास यूनिट, जो कार्बन 12 समस्थानिक के
परमाणु द्रव्यमान के 12वें भाग के बराबर होता है। तो आपने देखा होगा जब मैंने इसे समझाया था कि शुरू में परमाणु द्रव्यमान मापने की कोई इकाई नहीं थी, तब फिर कहीं जाके अपन ने कार्बन 12 का समस्थानिक लिया। तो कार्बन 12 का कौन सा उदाहरण लिया था? 1/12 से प्रत्येक तत्व के परमाणु द्रव्यमान की तुलना की थी, तो उसके बराबर होना चाहिए। तो एटॉमिक मास जो परमाणु द्रव्यमान इकाई है, कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12 भाग के बराबर होती। कौन? परमाणु द्रव्यमान इकाई। इसको अपन ने एक स्टैंडर्ड माना, इसके आधार पर ही अन्य तत्वों के परमाणु द्रव्यमान की तुलना की गई। एक परमाणुओं को आँखों द्वारा देखना क्यों संभव नहीं होता? क्यों नहीं होता? क्योंकि इतना छोटा होता है कि इसे नैनोमीटर से मापा जाता है। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹। इसे खुली आँखों से देखना संभव ही नहीं है। अब आते हैं पेज नंबर 44 के क्वेश्चन से। निम्न के आपको सूत्र लिखना है। तो सोडियम ऑक्साइड, यह मैंने आपको सिखाए थे वीडियो में। सोडियम को Na से करते हैं, O को ऑक्सीजन से। तो O की 2 वैलेंसी होती है, Na की 1 होती है। तो ये Na को 2 देगा तो Na2O1। तो O1 को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, तो इसको ऐसे। ये पेपर में आते हैं, बहुत सरल होते हैं और ये केवल बन जाएंगे, आपको बैलेंस ही याद करना पड़ेंगे। तो जो मैंने वीडियो में समझाई हैं, आपकी किताब में भी दी हैं, इन्हें आप याद कर लेना, तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से बनेंगी। जैसे एल्युमिनियम की 3 होती है बैलेंसी, Cl की 1 होती है। तो एल्युमिनियम 3 देगा Cl को, तो Cl3 हो जाएगा, और Cl ने 1 दिया तो Al1, और 1 लिखने की आवश्यकता नहीं होती, तो AlCl3 हो जाएगा। उसी प्रकार सोडियम सल्फाइड, Na की 1 होती है, S की 2 होती है, Na2S बनेगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की MgOH, तो Mg की 2 वैलेंसी होती है, OH की 1 होती है, एक दूसरे को देंगे तो क्या बनेगा? MgOH का होल डिवाइज। 1 लिखने की आवश्यकता नहीं होती। अब इनके नाम लिखना है, तो नाम तो आप लिख ही लोगे। पहले का नाम है एल्युमिनियम सल्फेट, मतलब ये आपको याद करना पड़ेंगे प्रतीक कि किसको किससे प्रकट करते। जैसे अपन ABCD याद करते हैं ना, इसी प्रकार अपन को याद करना पड़ेगा कि एल्युमिनियम Al किसका नाम है? एल्युमिनियम का। SO4 किसका नाम है? सल्फेट का। Ca किसका नाम है? कैल्शियम का। Cl किसका नाम है? क्लोराइड का। तो ये आपको मैंने वीडियो में समझाए हैं, आप याद कर लेना, और आपकी बुक में भी हैं। जब ये आप याद कर लोगे तो ये आपको अपने आप याद हो जाएंगे। K2SO4, K को पोटेशियम सल्फेट, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अब आता है प्रश्न नंबर 3, रासायनिक सूत्र से क्या तात्पर्य है? तो किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संगठन का प्रतीकात्मक निरूपण होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र जो होता है CO2 होता है, और रासायनिक सूत्र को अणु सूत्र भी कहते हैं। फिर है प्रश्न नंबर 4, निम्न में कितने परमाणु विज्ञान है? ये भी मैंने आपको वीडियो में समझाया है। परमाणु विज्ञान मतलब ये अणु है H2S, और मैंने आपको बताया था जो अणु होता है परमाणुओं से मिलकर बनता है। और कितने परमाणु है? H2 में H के 2 हैं, सल्फर का 1 है, तो कितने परमाणु की संख्या हुई? 3। ये पेपर में आते हैं। जैसे PO4 में P का कितना? 1, ऑक्सीजन के 4, तो टोटल कितने हुए? 5। बिल्कुल सरल है, ये तो आप कर ही लोगे। फिर प्रश्न नंबर 46 के क्वेश्चन आंसर पर चर्चा करते हैं। इसमें आणविक द्रव्यमान निकालना है। तो आणविक द्रव्यमान मैंने बताए थे कि परमाणु का जो द्रव्यमान है वो आपको याद करना देंगे। कभी कभी पेपर में दिए रहते हैं, जैसे इसमें दिए हैं, दिए गए तत्वों के परमाणु द्रव्यमान। H का 1U, N का 14U, Cl का 35.5U, C का 12U, O का 16U है। अब इसी को अपन को प्लस करना है। जैसे H2 का निकालना है, तो H2 का क्या होता है? 1 H का 1 होता है ना, तो 2 का क्या हो जाएगा? 2U हो जाएगा। इसी प्रकार O2 का निकालना, तो 1 का कितना होता है? 16 होता है, 2 का कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। Cl2 का 1 का 35.5 होता है, तो 2 का प्लस कर देंगे अपन। CO2 का, तो CO2 में C का कितना होता है? 12, इसका 1 अणु भाग ले रहा है C का, है ना, और O के कितने ले रहे हैं? 2 ले रहा है भाग, तो 16 दूनी 32, 12 + 32 करेंगे तो 44 आंसर आ जाएगा। CH4 में तो C का 1 अणु भाग ले रहा है, तो 12, और H के 4 ले रहा है, तो 4 तो हो जाएगा, तो 12 + 4 करेंगे तो 16। C2H2 C के 2 ले रहा है, तो 2 का कितना? 1 का 12 होता है, तो 2 के 24, और H के 6 ले रहा है, तो H का 1 का 1 होता है, तो 6 का 30U। इसी प्रकार C2H4 का C के 2 ले रहा है, तो 24, H के 4, तो 28U। NH3 में 1 नाइट्रोजन 1 है, तो 14, 3 हाइड्रोजन ले रहा है, तो 14 3 17U। CH3OH का ले लो आप,
सी 1 ले रहा है भाग तो 12 हो जाएगा, H 3 ले रहा है तो 3 हो जाएगा, O भी 1 ले रहा है तो 16 हो जाएगा, H 1 ले रहा है तो 1, इसका टोटल कर देंगे तो 32 यूँ आंसर आ जाएगा। ये बहुत सरल है, पेपरों में आता है आणविक द्रव्यमान निकालना। इसी आधार पर अपन निकालते हैं सूत्रकाय द्रव्यमान। बस सूत्रकाय द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं होता, अपन इसमें लिखते हैं परमाणु द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान या परमाणु द्रव्यमान लिखते हैं, और उसमें लिखते हैं सूत्रकाय द्रव्यमान। बस इतना अंतर है दोनों में, निकालने की विधि दोनों में सेम है। जैसे Zn हो तो एक Zn का 65 होता है, दिया गया है इसमें Zn का 65 है ना, Na का 33 और O का 16 अपन को पता ही है, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 81 यू आ जाएगा आंसर। ऐसे Na2U में एक Na का 23 होता है तो 2 का कितना होगा 46, और एक ऑक्सीजन भाग ले रहा है तो एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 40 + 16 करेंगे तो 62 यू आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट देखते हैं K2CO3। तो एक K का 2 K का परमाणु द्रव्यमान, एक C का और 3 O का, इनका प्लस करेंगे तो एक K का 39 होता है तो 2 का 78 हो जाएगा, एक का 12 होता है तो एक ही ने भाग लिया, और 3 O के अणु तो एक का 16 होता है, 3 का कितना हुआ 48, इन तीनों को प्लस कर देंगे 138। बस अंतर इतना है कि सूत्र इकाई द्रव्यमान में अपन को सूत्र इकाई द्रव्यमान लिखना पड़ेगा। अब आते हैं पेज नंबर 48 के क्वेश्चन आंसरों पर चर्चा करते हैं। यदि कार्बन परमाणु के 1 मोल का द्रव्यमान 12 ग्राम है तो कार्बन के 1 परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा। ये भी मैंने आपको पार्ट 3 वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से समझाया, यहाँ भी मैं समझाती हूँ। कार्बन परमाणु के 1 मोल का द्रव्यमान 12 ग्राम है, ठीक है। तो 12 ग्राम तो 1 मोल में अपन को पता है इतने परमाणु होते तो 12 ग्राम में कितने होंगे, तो 12 ग्राम में इतने का जे होगा, तो एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा 12 बटे इतना आंसर। इसको अपन हल करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है किस में अधिक परमाणु होंगे, 16 ग्राम सोडियम में या 16 ग्राम लोहे में। तो अपन इसको भी किस में अधिक परमाणु, किस में परमाणु की संख्या ज़्यादा होगी। सोडियम का दिया गया द्रव्यमान 16 ग्राम 100 ग्राम है, और Na का अपन को मूलर द्रव्यमान पता है 23 होता है। मूलर द्रव्यमान या परमाणु द्रव्यमान एक ही चीज़ होती है, बस परमाणु द्रव्यमान को U से और मूलर द्रव्यमान को G से प्रकट करते हैं। एवोगाड्रो संख्या अपन को पता ही है, ये याद कर लेना, जब कई बार पूछी परमाणु की संख्या अपन को याद करनी है तो अपन ये सूत्र लिख देंगे। मोलों की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान और मूलर द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान 100 और मूलर द्रव्यमान 23 है ना, प्लस एवोगाड्रो संख्या। तो जी हल करेंगे तो जी आंसर आएगा। इसी प्रकार अपन लोहे का करेंगे। अब लोहे का करेंगे तो लोहे में भी अपन ये सूत्र लिखेंगे। तो लोहे का आप देखो किसकी संख्या ज़्यादा आई, इसकी आई है 10.75 और उसकी आई है कितनी 26.18। किस में ज़्यादा है, सोडियम में ज़्यादा है ना। इसमें क्या दोनों फॉर्मूले लगे हैं, एक वो वाला फॉर्मूला लगा है द्रव्यमान वाला जो मैंने पार्ट 3 वीडियो में समझाया है, मोलों की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान मूलर द्रव्यमान, ठीक है, वो वाला फॉर्मूला ये है। और फिर एक दूसरा फॉर्मूला लगा है जिसमें अपन संख्या निकालते हैं, मोलों की संख्या द्वारा दिए गए कणों की संख्या प्लस एवोगाड्रो संख्या। तो पहले अपन ये वाला फॉर्मूला लगाते फिर दूसरा फॉर्मूला लगाते तो ये आंसर आ जाते हैं। तो जैसे इसको रखा तो जे किसका मान आ गया, एन का मान आ गया, और वो जो मोलों की संख्या बराबर दिए गए कणों की संख्या एन और N0, ये एवोगाड्रो संख्या। तो अब अपन को क्या निकालना है, दिए गए कणों की संख्या निकालनी है तो ये n के बाहर आ जाएगा प्लस n गुणा N0। अब n क्या है, दिया गया द्रव्यमान प्लस क्या है, और दिया गया द्रव्यमान प्लस मूलर द्रव्यमान, तो जे आ गया, जे एवोगाड्रो संख्या, तो जे मान रखा, बस हल कर दो आप, मल्टीप्लाई का निशान है, ये हल हो जाएगा आपका, ठीक है। अब इस बार ये आपकी किताब में जो क्वेश्चन दिए वो हैं। पहला प्रश्न है 0.24 ग्राम ऑक्सीजन बोरोन उक्त यौगिक के नमूने विश्लेषण पे यह पाया गया कि उसमें 0.09696 बोरोन और 0.144 जी ऑक्सीजन उस यौगिक के प्रतिशत संगठन का भारात्मक रूप में परिकलित करना है। मतलब कुल मिला के अपन को प्रतिशत निकालना, प्रतिशत आप निकाल ही लेते हैं। ये बोरोन का भार है, ये ऑक्सीजन का भार है, और प्रतिशत निकालने के लिए अपन 100 का गुणा करते हैं तो जी आ जाएगा। बोरोन का भार लिखा, यौगिक का कुल भार अपन को पता ही है ये है, इसको कर देंगे और 100 करके आंसर 40% है, और ऑक्सीजन का भी सिर्फ 60% है। तो ये तो आप कर ही लोगे, मैथ का सवाल है। इसी प्रकार अगला सवाल है
3.0 कार्बन 8.00 ऑक्सीजन में जलकर 11.00 CO2 निर्मित करता है। जब 3.00 कार्बन को 50.00 ऑक्सीजन में जलाएंगे तो कितने ग्राम CO2 का निर्माण होगा। वही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, स्थिर अनुपात का नियम है। स्थिर अनुपात में हर किसी का एक निश्चित अनुपात होता है। जैसे अपन अभी ऊपर जल का पढ़ा था, इसी प्रकार कार्बन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है 3:8 होता है। अगर अपन 50 ग्राम भी जलाएंगे तो क्या होगा, 50 ग्राम में से वो तो अपनी जितनी उसे ज़रूरत होगी 8 ग्राम वो ले लेगा और 42 ग्राम जो ऑक्सीजन वो बच जाएगी, वो क्रिया ही नहीं करेगी, जो स्थिर अनुपात के नियम पर आधारित है। क्योंकि स्थिर अनुपात का नियम बताता है कि प्रत्येक तत्व का एक निश्चित अनुपात है। जैसे कार्बन ऑक्सीजन CO2 का एक निश्चित अनुपात है 3:8, तो इसी में संयोग करेगी। अब चाहे ऑक्सीजन 50 हो, चाहे 70 हो, चाहे 80 हो, अगर ऑक्सीजन अगर 8 ग्राम ऑक्सीजन ही 3 ग्राम कार्बन से ही संयोग करेगी, है ना। अगर यहाँ कार्बन की मात्रा बढ़ती है तो ऑक्सीजन की बढ़ेगी। जब कार्बन की मात्रा तो 3 ही ग्राम है, अब जब 3 ग्राम कार्बन है तो 3 ग्राम के साथ कितनी करेगी, 8 ही ग्राम करेगी ना संयोग, और बाकी जो बचेगी 42 ग्राम वो ऑक्सीजन में बच जाएगी, वो क्रिया ही नहीं करेगी। ठीक है। उसी प्रकार बहुपरमाणुक आयन क्या होते, वे आयन जिस पर आवेश विद्यमान होता है बहुपरमाणुक आयन कहलाते हैं। जैसे सल्फेट अपन ने पढ़ा था, अमोनिया, CO3 इत्यादि। जिस बहुपरमाणुक आयन में सल्फर ऑक्सीजन 2 प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। इसी प्रकार NH4 अमोनिया, हाइड्रोक्साइड, CO3 ये बहुपरमाणुक आयन होते हैं, जिन पर क्या होता है, नेट आवेश विद्यमान होता है। फिर अगला है निम्न के रासायनिक सूत्र लिखना, ये आपको पहले भी समझा दिए। मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 है ना, तो इसी तरीके से बन जाएंगे। इसमें आपको करने के लिए बैलेंस, जिसे अपन बोलते हैं संयोजकता, याद करनी है, या फिर किस पर कितना आवेश है, और जिसके पास जो होगा वही तो देगा। Mg के पास 2 हैं तो ये Mg 2 देगा, Cl के पास 1 है तो क्या बनेगा, MgCl2 बने, और 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं होती। इसी प्रकार कैल्शियम क्लोराइड तो CaCl2, कॉपर नाइट्रेट तो कॉपर नाइट्रेट का बनेगा Cu1NO3 का उल्टवाइज, तो 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं होती, तो ये बन जाएगा। इसी प्रकार एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम की 3 होती है, Cl की 1 होती है, तो एल्युमिनियम ने इसे 3 दी तो Cl3 होगा, और Cl ने 1 दी इसको, तो Al1 को लिखने की आवश्यकता नहीं होती, AlCl3 हो जाएगा। इसी प्रकार कैल्शियम कार्बोनेट तो Ca2CO3 का उल्टवाइज। अब दोनों ने, अब देखो यहाँ देखो ये थोड़ा अलग आया, इन दोनों की 2-2 है, दोनों ने 2-2 दी है ना, तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे 3-3 दी दोनों ने तो वो भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन दोनों की अलग अलग बैलेंस ही है, तो अगर अपन को लिखना है। इसके बाद इनके सूत्रों के नाम लिखना है। बुझा हुआ चूना, तो बुझा हुआ चूने में क्या विद्यमान होता है, जिसे अपन कैल्शियम और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ब्रोमाइड में हाइड्रोजन और ब्रोमीन। बेकिंग पाउडर में सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। पोटेशियम सल्फेट में पोटेशियम, सल्फर और ऑक्सीजन विद्यमान होती है। तो ये बच्चों आपको याद करना पड़ेंगे, किसको किससे से प्रदर्शित करती है, किसका क्या प्रतीक है, किसके कितने परमाणु क्रमांक हैं, क्या द्रव्यमान है, तो ये बिल्कुल आपको याद करना पड़ेंगे, इसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। निम्नलिखित पदार्थों का मूलक द्रव्यमान, ये आ गया, वो मैंने कहा परमाणु द्रव्यमान याद करना पड़ेगा। जब आपको परमाणु द्रव्यमान याद होंगे तो ये मूलक द्रव्यमान भी आपको याद हो जाएंगे। जैसे पहला है C2H2 है ना। C2H2 में अपन को पता है कार्बन का 12 होता है, इसमें 2 ने भाग लिया तो 24 हो जाएगा, और H का 1 होता है, 2 ने भाग लिया 2, 24 + 2 26 जी, अपन ने पहले भी किए। इसी प्रकार और मोलर जो आणविक द्रव्यमान को अपन U से प्रकट करते हैं, लेकिन मूलक द्रव्यमान को G से प्रकट करते हैं, ये बिल्कुल ध्यान रखना आप। आणविक द्रव्यमान की बात होगी तो इकाई U होगी, और जब मूलक द्रव्यमान की बात होगी तो इकाई G होगी। इसी प्रकार सल्फर अणु S8 तो एक का कितना होता है, 32 होता है, तो 8 का 256 ग्राम होगा। फास्फोरस P4 का निकालना, इसमें कितने परमाणु हैं, P के 4 हैं, तो 1 का 31 होता है, तो 4 का 124 ग्राम है ना। HCl का Cl का 1 35.5, H का 1 तो प्लस करेंगे तो 36.5 ग्राम। HNO3 का इसी प्रकार अपन सबके निकाल लेंगे, तो इसमें इसको करने के लिए अपन को परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना होंगे, है ना। अब अगला है प्रश्न नंबर 7, निम्न का द्रव्यमान क्या होगा। अब ये क्या, 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु दिया है, तो वो सूत्र याद करना पड़ेगा द्रव्यमान वाला सूत्र क्या है, मोलों की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान
और मूलर द्रव्यमान। तो दिया गया द्रव्यमान और मूलर, अपन को द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो इसमें निम्न का द्रव्यमान क्या होगा, 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु का। तो ये अपन को सूत्र के आधार पर रख देंगे अपन। तो इसको अपन करते हैं, फिर क्या सूत्र हो जाएगा, द्रव्यमान बराबर मूलर द्रव्यमान प्लस मोलों की संख्या। सूत्र रखा क्योंकि अपन को दिया गया द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो दिया गया द्रव्यमान में मूलर द्रव्यमान कितना है, 14 है, और मोलों की संख्या कितनी है, 1 है। 0.1 मोल दिया ना, तो अपन जब उसका 0.1 का 14 में गुणा करेंगे तो आंसर 14 ही आएगा। इसी प्रकार ये दूसरा क्वेश्चन था, 4 मोल में कितना जी है ना, 4 मोल एल्युमिनियम परमाणु में द्रव्यमान इतना है। तो 4 मोल का निकालना है, तो क्या होगा, n बराबर स्मॉल m और कैपिटल M। तो स्मॉल m अपन को ज्ञात करना है, तो इन दोनों का गुणा हो जाए। जे वाला मान कितना है, 4 है, और m कितना है, 27 है। तो 27 गुणा 4 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार 10 मोल का निकालेंगे, तो 10 मोल n की वैल्यू है, Na2CO3 के अपन मोलर द्रव्यमान दोनों सबका प्लस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। देखो 27 गुणा 4 किया तो आंसर आया 108, है ना। 27 गुणा 4 किया और बाकी तो यही है। इसी प्रकार अपन इसका निकालेंगे Na2CO3 का, तो 2 Na के 1 S का, पहले इन तीनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा, 126, है ना। और दिया गया तो 10 मोल में निकालना, तो गुणा करेंगे अपन, ये गुणा का निशान है, और तो आंसर आएगा 1260। ठीक है। अब अगला है मोल में परिवर्तित करना है, या मोल में परिवर्तित करना मतलब 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस को मोल में करना है। तो मोल में परिवर्तित करने के लिए क्या होगा, 1 मोल O का द्रव्यमान और मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान जो ऑक्सीजन गैस है, तो ऑक्सीजन मतलब ये O2 है, तो 32 ग्राम हो जाएगा। और दिया गया द्रव्यमान कितना, मोलर द्रव्यमान। तो अपन को वो सिंपल फॉर्मूला लगाना है, मोलों की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान प्लस मोलर द्रव्यमान। ये वाला फॉर्मूला आप बच्चों याद कर लेना। मोलों की संख्या पहले जो ऊपर के जो सवाल थे उसमें क्या ज्ञात कर रहे थे अपन, द्रव्यमान ज्ञात कर रहे थे, ए ज्ञात कर रहे थे, दिया गया द्रव्यमान, है ना। अब लेकिन अपन को क्या करना है, अब मोलों की संख्या, तो सीधा सीधा फॉर्मूला है, तो बस इसको अपन रख देंगे, दिया गया द्रव्यमान 12, मूलर द्रव्यमान 32 है, इसका भाग देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार वैकल्पिक विधि दी गई है कि 32 ग्राम ऑक्सीजन में 1 मोल होता है, तो 1 ग्राम में कितना होगा, 1/32 होगा। तो 12 ग्राम ऑक्सीजन में कितना होगा, 1/32 गुणा 12, तो जी आंसर आ जाएगा। तो वही सेम वही प्रोसेस है, थोड़ा अंतर है। इसी प्रकार अगला है प्रश्न 20 ग्राम जल का, फिर एक 22 ग्राम CO2 का। तो जल का 18 होता है मूलर द्रव्यमान, और CO2 का 44 होता है। ये आप याद कर लेना, निकाल भी ले सकते हैं अपन। अब जैसे ये अपन ने निकाला 18, मैंने पहले ही बता दिया था जल का, तो जल का अपन सूत्र में रखेंगे, तो दिया गया द्रव्यमान 20 और मूलर द्रव्यमान 18, तो इसको हल करेंगे तो जी आ जाएगा, है ना। इसी प्रकार CO2 का 44 मूलर द्रव्यमान होता है, तो दिया गया द्रव्यमान 22 है, और मूलों की संख्या 22/44, हल किया तो 1/2 मोल आ जाएगा। और वैकल्पिक विधि में जो अपन ने किया वो अपन कर सकते हैं, जैसा ऊपर किया था। वैकल्पिक विधि की अपेक्षा आप जिस सूत्र के आधार पर करोगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। निम्न का द्रव्यमान ज्ञात करना है। अब द्रव्यमान ज्ञात करना है, इसमें मोल दिया, सेम उसी तरीके से जैसे अपन ने पहले वाले सवाल किए थे। n बराबर दिया गया द्रव्यमान प्लस मोलों की संख्या। अपन को जे ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा, n गुणा m हो जाएगा। तो n कितना है, 0.2, और m ऑक्सीजन परमाणु है, तो कितना हो जाएगा, 16। तो इसका आंसर आ जाएगा, देखो ये आ गया 3.2। 16 का गुणा 0.2 में करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 3.2 ग्राम आएगा। इसी प्रकार अपन जल का करेंगे, तो जल का वो आणविक द्रव्यमान कितना होता है, 18 होता है। कोई फॉर्मूला लगाएंगे तो 18 में अपन जब भाग देंगे तो फॉर्मूला आ गया। क्या फॉर्मूला, n बराबर स्मॉल m और कैपिटल M, मतलब स्मॉल m दिया गया द्रव्यमान और मूलर द्रव्यमान। अपन को ये निकालना है, तो इन दोनों का गुणा होगा कि नहीं होगा। तो मोल कितना दिया है, अपना मोल दिया 0.5 दिया है, 0.5, और जी कैपिटल M अपन ने निकाल ही दिया मूलर द्रव्यमान जो होता है वो परमाणिक द्रव्यमान होता है, इसका भाग देंगे तो 9 ग्राम आंसर आ जाएगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगला है 16 ग्राम ठोस सल्फर में एसिड अणुओं की संख्या। अब इसमें अणुओं की संख्या वाला सूत्र लगेगा,
और ग्राम भी दिया है। तो पहले अपन द्रव्यमान में बात करेंगे, फिर अणुओं की संख्या वाला सूत्र लगाएंगे, दोनों सूत्र लगेंगे। बच्चों ये पार्ट 3 वीडियो में मैंने समझाए हैं। तो पहले अपन ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, मोलों की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान मूलत द्रव्यमान। तो दिया गया द्रव्यमान 16 है, एस के 8 अणुओं ने भाग लिया, तो 16 का गुणा अपन 256 में 16 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 256 आंसर आ जाएगा। 16 गुणा 8 करेंगे तो देखो 8 छक्के 32 होता है। तो एस का जो होता है 32 होता है ना। एस के 8 अणुओं ने भाग लिया, 32 का गुणा अपन 8 में करेंगे 256, ये क्या निकल आया मूलत द्रव्यमान, और दिया गया द्रव्यमान 16 है। अब अपन इस फॉर्मूले रखेंगे तो 16/256 आंसर आएगा, 1/6 मोल आया। अब अपन कणों की संख्या वाला सूत्र लगाएंगे। कणों की संख्या वाला सूत्र क्या, दिए गए कणों की संख्या प्लस एवोगाड्रो संख्या, और जे अपन को ज्ञात करनी दी। जब अपन इसको यहाँ निकालेंगे तो एन गुणा एन हो जाएगा, एन गुणा एवोगाड्रो संख्या होगी। तो एन का मान जे आ जाएगा 16/256 प्लस एवोगाड्रो संख्या लिखेंगे इस तरीके से जे आ जाएगा अपना, और हल करके जी आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं और तरीके से आपको समझा दूँ, आप कंफ्यूज हो रहे होगे। जैसे अपन ने जे अपना जी निकल गया एन, अब अपन दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे ए वाला लगाएंगे, इसको अपन इधर ले आएंगे तो जी क्या हो जाएगा, एन गुणा एवोगाड्रो संख्या, एन गुणा एन 0 होगा, एन की वैल्यू अपन ये रखेंगे 16/256 गुणा 6.2 देन 2⁻23 आएगा। इसका अपन ने हल किया 1/6, 1/6 होगा तो 1/6 में 1 का तो कुछ होगा नहीं, तो जो संख्या अपन ने गुणा में ली थी जो ऊपर आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, देखो ऐसे 1/, इसको दोबारा से करते हैं तो 1/6 आ गई, एन आ गया, और एवोगाड्रो संख्या ऐसे लिखेंगे 6.22 10⁻23। अब यहाँ 1 है तो ये संख्या ऑटोमेटिक ऊपर पहुँच जाएगी ना, पहुँचेगी कि नहीं पहुँचेगी। और जो 16 नहीं है बच्चों 6 है, क्योंकि अपन ने यहाँ हल किया ना 1/6 मोल, तो 1/6 ही होगा। ठीक है, ये 16 नहीं है 6 है, इसको हल करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अगला है 0.051 ग्राम एल्युमिनियम ऑक्साइड में एल्युमिनियम आयनों की संख्या ज्ञात करनी है, और उस आयन का द्रव्यमान उतना ही होगा जो उसी तत्व के परमाणु का, माने द्रव्यमान किसी का भी पूछा जाए, आयन का पूछा है, अणु का पूछा जाए, अणु में तो क्या प्लस कर देंगे कितने अणु ने कितने परमाणुओं ने भाग लिया, तो लेकिन आयन का द्रव्यमान वही होगा जो किसी तत्व का होगा। तो एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 274 होता है। अब 274 होता है तो इसको अपन हल करेंगे, Al2O3 में 1 मोल बराबर सूत्र का द्रव्यमान, तो 2Al के परमाणु और 3 O के, तो आंसर आएगा 102। ठीक है, 102 क्या आ गया, इसका मूलत द्रव्यमान आ गया, और अपन को दिया गया द्रव्यमान कितना है 54। तो अपन इसको करेंगे 102 ग्राम में 54 ग्राम एल्युमिनियम मौजूद है, तो 1 ग्राम में कितने होंगे 54/102। इसको हल करेंगे तो 27/51 आ जाएगा। ठीक है, अब इतने में कितने होंगे, तो इतने में कितने होंगे तो अपन इसमें गुणा कर देंगे इस संख्या का, तो जी आंसर आ जाएगा। चूँकि Al का परमाणु द्रव्यमान 27 U है, तो 1 मोल में परमाणु द्रव्यमान कितना होगा 27 ग्राम ही होगा ना, मतलब जो परमाणु द्रव्यमान होता है वही मोलर द्रव्यमान होता है। तो 27 ग्राम में कितने अणुओं की संख्या होगी, इतने आयन होंगे। 1 मोल में आयनों की संख्या ये होगी, 1 मोल में कणों की संख्या 1 होगी, मतलब 1 परमाणु द्रव्यमान में भी इतनी होगी। तो फिर 0.027 GAL में कितने आयन होंगे, इतने होंगे। अपन इसमें गुणा कर देंगे और इसको हल करेंगे तो फिर ये आंसर आ जाएगा। तो मतलब 0.051 ग्राम में Al2O3 में एल्युमिनियम आयनों की संख्या इतनी। तो बच्चों इस तरीके के सवाल बहुत आते हैं, तो इनको जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। ये वैकल्पिक विधि है, आप इससे भी कर सकते हैं। आपको इसमें कहीं भी कोई समझ में नहीं आया है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं सभी के प्रश्नों के उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगी। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय।